हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, उसका जो लास्ट ऑब्जेक्शन की डेट है वो कल शाम तक आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है वेबसाइट पर। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भेजे थे, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा विथ रेफरेंसेस सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत है ऑब्जेक्शन रेज करने की विथ रेफरेंसेस आप ऑब्जेक्शन रेज कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल इन चेनिंग प्रोसेस पूछा गया था। तो बेसिकली चेनिंग प्रोसेस में हम दो तरीके के काम कर रहे हैं, एक हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं और एक हम कर रहे हैं रेंजिंग। ठीक है, बिकॉज जो भी आपकी चेन लाइंस हैं उनको आपको साइट पे ऑफसेट्स के फॉर्म में लगाने के लिए आपको रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो दो तरीके के हमारे ऑब्स्टिकल्स हो जाएंगे, एक होगा ऑब्स्टिकल्स टू मेजरमेंट जिसमें आपका व्यू क्लियर होगा, आप रेंजिंग कर सकते हो, जिसमें पॉन्ड्स एंड रिवर्स एंड फॉल्स आएगा। दूसरे कैटेगरी के ऑब्स्टिकल्स होंगे ऑब्स्टिकल्स टू अलाइनमेंट, यानी कोई बिल्डिंग आ रही है आपके व्यू में तो वहां पर आप मेजरमेंट भी नहीं कर पाओगे और रेंजिंग भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि चेनिंग प्रोसेस में आपके दोनों जो ऑब्स्टिकल्स होंगे चेनिंग और रेंजिंग में, यानी चेनिंग और रेंजिंग यानी मेजरमेंट एज वेल एज साइटिंग, यानी अलाइनमेंट और मेजरमेंट दोनों में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे वो हमारे चेनिंग प्रोसेस में ऑब्स्टिकल्स होंगे। तो ऑब्स्टिकल्स इन बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग विल बी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल इन चेनिंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन और थोड़ा सा एलेबोरेट होना चाहिए था, बट अगर हम आंसर की बात करें तो जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का वो 4 ही होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया था कि हमारा जो एक सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होगा उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। इन्होंने जो आंसर की दी है दैट इज 5 mm और करेक्ट आंसर की भी 4 है, यानी 5 mm ही है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ की अगर बात करें एसके दुग्गल की बुक में रेफरेंस के तौर पे, तो बेसिकली 3 to 5 मीटर लेंथ का ये रॉड होता है, इसे लेवलिंग स्टाफ होता है जिसपे मार्किंग होती है, एंड इट इज अ फोल्डिंग स्टाफ जिसमें 1 मीटर लेंथ में स्टाफ को 200 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है और एक डिवीजन हमारा 5 mm का होता है, यानी जो लीस्ट मेजरमेंट आप कर सकते हो इस स्टाफ से दैट इज 5 mm। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा सेल्फ रीडिंग लेवलिंग स्टाफ के लिए वो आपका 5 mm ही होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम एक्यूरेटली प्लेन टेबल से प्लॉट कर लेते हैं। तो रेफरेंस के तौर पे अगर आप इसके दुग्गल में देखोगे एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्लियरली लिखा है कि जो हमारे इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली एज अ ले ऑफ लैंड इज इन व्यू। बस विजिबिलिटी होनी चाहिए, यू कैन प्लॉट द इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा और इन्होंने मॉडल आंसर की में भी ऑप्शन 1 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरिगेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली इरिगेशन के दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर आप ओवर इरिगेटेड कर दोगे तो आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। रेफरेंस के तौर पे एक बुक है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, A step forward to quantify the significant positive and negative impacts of irrigation development। ठीक है, तो इरिगेशन के दोनों तरीके के आपके एस्पेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव तो होगा ही, नेगेटिव भी होगा अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इरिगेशन कर दोगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा डिवाइस आपका यूज़ किया जाता है पोटेंशियल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने जो पढ़ा होगा बुक्स में वहाँ पर ये पोटेंशियल वर्ड जनरली नहीं यूज़ किया होता, वहाँ पे बोलता है कि टू मेजर इवापोरेट ट्रांसपिरेशन। तो दैट जब मेंशन नहीं है इट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर एक्चुअल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन। तो दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन हमारा जो रियल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से जो लॉसेज हो रहे हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है, जो रियल है वो है हमारा एक्चुअल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज सॉयल और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ सफिशिएंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू कंप्लीटली मीट द नीड्स ऑफ वेजिटेशन फुली कवरिंग द एरिया, द रिजल्टिंग इवापोरेट ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल इवापोरेट ट्रांसपिरेशन।
और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन नो लॉन्गर क्रिटिकली डिपेंड्स ऑन सॉयल और प्लांट फैक्टर्स पर नहीं डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स इसेंशियली ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये क्लियर हो गई, ये हाइड्रोलॉजी की सुब्रमण्या की बुक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अलग है, एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन अलग है। ठीक है, अब इसी बुक में सेम 3.10 क्लॉज में लिखा हुआ है कि रिलायबल फील्ड डाटा और डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग रिलायबल इवापोट्रांसपिरेशन हैव गिवन राइज टू नंबर ऑफ मेथड्स टू प्रिडिक्ट पीईटी, यानी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए, जो कि हमारा बेसिकली यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स से इंपैरिकली रिलेट किया गया, उसके लिए दो इक्वेशंस दी गई, जिसमें एक पेनमैन्स इक्वेशंस है, ठीक है, जो कि एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर अप्रोच, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करके ये एम्पेरिकल इक्वेशन दी गई है, सजेस्ट की गई है, जो कि जिससे हम पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन निकाल सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स है टोटली, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉइल एंड प्लांट फैक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इसका लेसीमीटर। तो लेसीमीटर एक तरीके का बेसिकली कंटेनर है, जिसके रेफरेंस पे एक दूसरी बुक का मैंने रेफरेंस दिया है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज एन अपरेटस, बेसिकली कंटेनर होता है जिसमें प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट इज एन अपरेटस यूज्ड टू एस्टिमेट द एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, बिकॉज लेसीमीटर से जो आप इवापोट्रांसपिरेशन निकाल रहे हो वो सॉइल के वाटर कंटेंट, ड्रेनेज कंडीशंस और साथ ही साथ क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो वहां पे जो निकल के आ रहा है लेसीमीटर से इवापोट्रांसपिरेशन के लॉसेस जो है प्लांट के लिए, वो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिर्फ इवापोट्रांसपिरेशन पूछा गया होता तो करेक्ट आंसर लेसीमीटर था, बट इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पेनमैन्स इक्वेशन, इंपेरिकल इक्वेशंस आर बीइंग ड्राइव्ड बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। यू कैन claim the and raise the objection by tomorrow for this question with references। आप इन दोनों बुक्स के रेफरेंसेस डाल दीजिए, के सुब्रमण्या हाइड्रोलॉजी चैप्टर पेज 486, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया हुआ है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन यूज इट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड फ्रॉम एन इरिगेशन सिस्टम विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशंस ऑन द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ग्रॉस कमांडेड एरिया होगा, जो उन्होंने मॉडल आंसर की में दिया है। करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन 2 होगा, रेफरेंस एसके गर्ग है, जिसमें डिफाइन किया है क्लॉज 3.6.1 चैप्टर 3 में कि इट इज अ टोटल एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया इज अ टोटल एरिया, जो कि इरिगेशन किसी भी प्रोजेक्ट के की बाउंड्री जो है, इरिगेशन बाउंड्री उससे डिफाइन होगी, एंड जो हम इकोनॉमिकली इरिगेट कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि हमारा जो पानी है वो लिमिटेड है, विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। इसमें दोनों तरह की, बिकॉज ये बाउंड्री ऑफ प्रोजेक्ट से बाउंडेड है, तो इसमें कल्टिवेबल एरिया भी आएगा और अनकल्टिवेबल एरिया भी आएगा, जिसमें पॉन्ड्स, रेजिडेंशियल एरियाज, रोड्स, रिजर्व फॉरेस्ट आर द अनकल्टिवेबल एरियाज ऑफ द ग्रास कमांड एरिया। तो ग्रास कमांड एरिया में दोनों टाइप के एरिया हैं जो कि बाउंडेड हैं, जिसको हम विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ वाटर इकोनॉमिकली इरिगेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। सो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर दें। अगर किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई पर्सनली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।